वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम शुरू करने वाले हैं अगले 25 क्वेश्चंस को। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे, आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे। इसलिए हम इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपके ऑप्शन है बियर्ड ने, जॉनसन ने, गैलीलियो ने या फिर स्टीफन ने। सही आंसर है बियर्ड ने। एक बियर्ड का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टेलीविजन का कई एग्जाम्स में पूछा गया है। और दूसरा होता है गैलीलियो का, है ना। गैलीलियो का भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो गैलीलियो ने किस चीज की थी खोज? टेलीस्कोप की। किसकी? टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने, ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आ ही गया अगला क्वेश्चन, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो ये आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सार्वभौमिक नियम, कौन से नियम? सार्वभौमिक नियम के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या आंसर लगाना है इसमें? आपके ऑप्शन न्यूटन, नील बोर, रदरफोर्ड और जियोरबियर्ड। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? न्यूटन। क्या आ जाएगा? न्यूटन। ठीक है ना। अब बात आती है नील बोर्ड ने क्या दिया था। नील बोर्ड ने दिया था एक परमाणु थ्योरी। कौन सी? बोर मॉडल, है ना। इसे बोरबरी मॉडल भी बोलते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने दिया था नाभिक की खोज की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। इसके बाद बियर्ड, बियर्ड ने किसकी थी? टेलीविजन की। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं। ध्यान रखना है आपको। आपसे पूछा गया है एक जूल इक्वल टू हाउ मेनी कैलोरी। अगर आपसे पूछा जाता है एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं तो आंसर अलग होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। अगर आपसे कैलोरी का पूछते हैं कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, अगर आपको बताना तो आप आसानी से बता देते 4.2, है ना, 4.2 जूल। लेकिन यहाँ पर उल्टा किया गया है, मतलब कि आपसे पूछा गया है एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया तो एक जूल लिखना है। और कैलोरी अगर पूछा 1/4.2, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इनको याद कर लो, कि क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ना। तो सही आंसर इसका होगा 0.24। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है जिससे समुद्र की गहराई को मापते हैं हम? सोनार हो गया, अल्टीमीटर, रेडार या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सोनार। ठीक है, देखो सोनार, SONAR, सोनार। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? SO से होता है साउंड, ठीक है। N से क्या होता है? N से होता है नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन। ए से क्या होता है? एंड। और आर से क्या होता है? आर से होता है रेंजिंग, ठीक है ना। तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। और अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? ऊंचाई को, ठीक है। और दूर से किसी चीज की ऊंचाई को मापने के लिए रेडार का आविष्कार क्यों किया? रेडार क्यों बनाया गया था? रेडार बनाया गया था, जो आपने देखा होगा कि वायुयान होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो जलयान होते हैं उनमें भी उपयोग किया जाता है। ये एक्चुअली में उपयोग किया जाता है मेनली पानी के ऊपर की सतह पर, जैसे कि आप मान लो वायुयान। और इसके अलावा जो जहाज होते हैं वो तैरते रहते हैं, उनमें उपयोग किया जाता है। सोनार का उपयोग क्यों किया जाता है? जो गहराई होती है ना, गहराई में मान लीजिए कोई चीज छुपी है, कोई चीज है, मान लीजिए कोई शिप है ना, कोई शिप गया जो कि डूब गया, तो अब इसका पता आप कैसे लगाओगे? तो इसका पता लगाने के लिए आप सोनार का उपयोग करते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम, सोनार तक। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है 181, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदल देता है। प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC, अल्टरनेट करंट। एक दिश धारा मतलब DC, मतलब डायरेक्ट करंट। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट। और इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट करंट। और ये अल्टरनेट करंट होती है। अब अल्टरनेट करंट, कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो अल्टरनेट करंट होती है इस तरह की, है ना, जिससे केवल आप एक ही सर्कल को उपयोग में ला सकते हो। या तो आप इन सभी प्लस वालों को उपयोग में ला सकते हो, या फिर इन माइनस वालों को। तो आपको क्या होता है? ह्रास बहुत ज्यादा होता है। और DC में क्या होता है? ये जो नीचे वाले हैं ये भी पलटकर ऊपर चले जाते हैं, मतलब इस तरह से सभी प्लस में हो जाते हैं। जिस वजह से आपको पूरी धारा का उपयोग करने का बेनिफिट मिल जाता है ना। तो ये काम होता है। मेनली अगर देखा जाए तो इसका एक नाम होता है, क्या होता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर जो दिष्टकारी होता है, ये AC को DC में,
एसी है, यहाँ पे बीच में रेक्टिफायर लगा, ये यहाँ से डीसी मिल जाएगी, बदलता है। लेकिन आपने अगर एक्चुअल में देखो तो अल्टरनेट कर दिया, मतलब कोई चीज ऐसी थी तो आपने उसको ऐसा कर दिया, कोई चीज इस तरह से थी आपने उसको ऐसा कर दिया, ये क्या हुआ, पलट गई, मतलब अल्टरनेट हो गई। तो यहाँ पर आप देखो तो अल्टरनेटर लगा सकते हो आंसर, ठीक है। वैसे अल्टरनेटर कोई कहने चाहिए कोई सब्जेक्ट में एक टेक्निकल वर्ड नहीं है जो कि उपयोग में लाया जाता हो, इसकी जगह पर हम रेक्टिफायर का उपयोग में लाते हैं, है ना, रेक्टिफायर वर्ड को उपयोग में लाते हैं। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियों को देखते हुए आपको अल्टरनेटर लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये धारा की दिशा पलट रहा है, अल्टरनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए उपयोग में लाया। साइक्लोट्रॉन आप सभी जानते हैं, साइक्लोट्रॉन एक इस तरह की नली होती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, आप किसी चीज को रखते हो और उस चीज को बहुत अधिक वेग पर प्रेशराइज करते हो, है ना, बहुत तेजी से जाता है। तो आपसे पूछा गया है इसमें क्या जाता है, परमाणु को आप बहुत तेज गति से भेजते हो, या आयंस को भेजते हो, या फिर प्रोटॉन्स को, ठीक है, या फिर किसी को भी आप भेज सकते हो। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है परमाणु। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग इसमें लगा देते हैं क्या, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आयन ये सभी गलत है, सही आंसर है परमाणु, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र क्या होता है, आप सभी जानते हैं, MLT, इसके फॉर्म में लिखते हैं घातों को, है ना, ये जो घातें होती है ना, यही होती है विमा, घातों को बोलते हैं विमा, ना कि MLT को, घातों को बोलते हैं विमा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको, देखो एक तो आप डायरेक्ट याद कर लो जो कि इतना ज्यादा पॉसिबल है नहीं, ठीक है, आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप फोर्स को लो तो फोर्स क्या होता है, MA, एम क्या होता है, द्रव्यमान, जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ए क्या होता है, ए होता है वेग बटे समय, वेग मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन, ए क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। और वेग की क्या होते हैं, हम इसे लिखते हैं विस्थापन बटे समय, और पहले से ही समय है, तो इसकी इकाई अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप दाब को लेते हो, दाब में क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, दाब इक्वल टू होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, मतलब कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बल की इकाई है, एफ, ये बल की इकाई है, ठीक है ना। और बटे में क्या लिखोगे आप, बटे में आपको लिखना एरिया, मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये क्या, ये सेम है, पहले बार में ही आपको पता चल गया, पी मतलब प्रेशर से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो किलोग्राम बटे मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, और ये मीटर ऊपर आ रहा है, मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तो आंसर ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भार की अगर आप बात करो तो भार को आप लिखोगे डब्ल्यू से अगर रिप्रेजेंट करो तो एम इंटू जी, एम किलोग्राम और जी त्वरण मीटर पर सेकंड, और अगर बल को आप लिखो तो बल को आप क्या लिखते हो, एम ए, एम किलोग्राम, और ए क्या होता है, त्वरण मीटर पर सेकंड, तो ये दोनों होती हैं। आवेग की अगर आप बात करो संवेग की, तो देखिए आवेग क्या होता है, आवेग होता है, और यहाँ पर बल है ना, और बल संवेग है, तो संवेग में क्या लिखोगे आप, संवेग होता है एम भी, एम भी से आप इसे रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन इसको आप एक और चीज में लिख सकते हो, संवेग परिवर्तन की दर, ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ से आप इसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। वहीं अगर आप आवेग की बात करो तो आवेग का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, आपने थोड़े समय के लिए, थोड़े से समय अंतराल के लिए कोई बल लगाया, ठीक है, थोड़े से समय अंतराल के लिए बल लगा दिया, तो उसे हम आवेग में मान लेते हैं। अब यहाँ पर टी इंटू एफ हो रहा है, मतलब कि समय और बल का गुणा हो रहा है। वहीं अगर आप यहाँ संवेग को देखो तो संवेग में क्या हो रहा है, समय और बल का गुणा हो रहा है, मतलब कि इन दोनों की भी सेम है। कार्य और ऊर्जा, तो ऊर्जा कार्य का ही रूप होता है ना, तो इसकी भी सेम है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर कैसा हो जाएगा। आपके ऑप्शन है पहले जितना ही रहेगा, मतलब अगर ये नदी है, अगर हम इसको रिवर मान लेते हैं, और यहाँ पर है ओशियन, ठीक है ना, ओशियन है। अब मान लीजिए कोई जहाज आया इस तरह से यहाँ पर, और उसकी ये थी रेंज, और जब यहाँ पर जहाज आया तो थोड़ा सा ऊपर उठ गया, इतना ऊपर उठ गया ये, वही आपसे पूछ रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। अब ये ऊपर क्यों उठ जाता है, ये जानने वाली बात, देखिए क्वेश्चन में आपको कॉमन करवाता हूँ, पर जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें ध्यान दो आप, ठीक है। अगर आप एक्सप्लेनेशन को समझ जाओगे तो आपको क्वेश्चन करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही चीजों को समझकर उसका आंसर क्लिक कर सकते हो, है ना। एग्जाम में भी आपके साथ ऐसा होगा। अब देखिए ये जो इतनी डिस्टेंस उठ गया जहाज, ये जो डेल्टा एल डिस्टेंस उठ गया है जहाज, ये क्यों उठ गया, देखो क्या होता है, जो रिवर की
लवणता होती है, लवणता वो होती है कम, और समुद्र की क्या होती है लवणता? अगर हम समुद्र की बात करें तो वो होती है ज्यादा। और यही लवणता होती है, इस लवणता के कारण क्या होता है, जो पानी होता है ना, वो अधिक श्यान हो जाता है। कैसा हो जाता है? अधिक श्यानता आ जाती है उसमें। और ये कैसा होता है? ये होता है कम श्यान। और यही रीजन होता है, अधिक श्यानता आ जाने के कारण जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है, इस पर जो उत्प्लावन बल लगता है वो ज्यादा होता है अपेक्षा नदी में उत्प्लावन बल लगने के। तो जिस चीज की भी लवणता ज्यादा होगी, सॉलिडिटी ज्यादा होगी, उसमें जहाज कुछ ऊपर उठ जाएगा। अगर समुद्र से भी ज्यादा सॉलिडिटी वाली कोई, लवणता वाला कोई आपको जल सोर्स पता है, जल स्रोत पता है, तो वहां पर जहाज समुद्र से भी ऊपर उठ जाएगा, है ना। मान लीजिए समुद्र की है 3 और कोई दूसरा जल स्रोत है ना, कोई दूसरा जल स्रोत है जिसकी है 6, तो समुद्र से भी ज्यादा ऊपर उठ जाएगा उसमें जहाज। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके। तो कैसा क्या होगा इसका आंसर? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि नदी से चलता है और कहाँ जाता है? समुद्र में, इसलिए। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक बीकर है, आपको दिया हुआ है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जैसे ये है आपका बीकर, है ना, और यहाँ पर एक बर्फ का टुकड़ा है जो कि तैर रहा है। अब उसने पूछा पूरी तरह से बर्फ पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? देखो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बर्फ का जो हिस्सा होता है, बर्फ का 1/9 हिस्सा ऊपर होता है, मतलब पानी के ऊपर। और बाकी का हिस्सा, ये सिर्फ इतना हिस्सा होता है जो पानी के ऊपर रहता है। कहाँ रहता है? पानी के ऊपर। और बाकी क्या होता है? 8/9। ये कैसा होता है? ये होता है पानी के नीचे। ठीक है ना। और दूसरी चीज आपने एक और पढ़ी होगी कि कोई भी चीज अगर पानी में तैरती है ना, तो वह अपने भार के बराबर क्या कहते हैं, पानी को विस्थापित कर देती है ना। जो भी चीज, जो भी वस्तु जल पर तैरती है, वह अपने भार के बराबर पानी को क्या करती है? विस्थापित कर देती है। पानी विस्थापित कर देती है। अब उसने भार के बराबर पानी विस्थापित कर दिया, है ना, तो मतलब 1/9 इतना जो पानी था ये विस्थापित कर दिया। अब अगर ये पिघल भी गया तो वो ऑलरेडी विस्थापित कर दिया था। पानी का लेवल जो था, जो इतना होना चाहिए, लेकिन बर्फ के डलने पर कुछ ऊपर उठ गया था। ठीक है ना। अब जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का लेवल नीचे नहीं आएगा, पानी का लेवल इतना ही रहेगा, क्योंकि पिघल कर जो ये बर्फ है वह पानी में बदल कर यहीं पहुंच गई। ठीक है ना। इसलिए तो क्या होगा? वही रहेगा जितना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है? जैसे ये कोई आपको बोलेगा ये बोतल है ना, इसमें आपने भरा पानी। अब आपने इसमें क्या किया? ये किया था वाटर था, और यही बर्फ, यही बोतल थी। जब ये जम गई, आइस हो गई, तो ये बोतल क्या है? टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्या होता है, जो पानी का आयतन होता है ना, पानी का आयतन वो कम होता है। किससे? किससे कम होता है? बर्फ के आयतन से। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हुए। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण जो पानी के दो अणु होते हैं, जैसे H2O हुआ। ठीक है। अब ये बर्फ में बदला, जब ये बर्फ में बदल जाता है तो बर्फ का एक अणु और बर्फ का एक दूसरा अणु होता है, इनके बीच में कुछ स्पेस रह जाता है, जिस वजह से, स्पेस रह जाने की वजह से यहाँ पर एयर भर जाती है। एयर भरने के कारण जो बर्फ इतनी होनी चाहिए थी, अब इसमें एयर भी इंक्लूड हो गई बीच बीच में, तो वो इतनी दिखने लगती है, मतलब कि आयतन ज्यादा हो जाता है, ये खाली स्पेस होने की वजह से। ठीक है ना। अब जब आयतन ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली पानी हमने जितना लिया था वो इस बोतल के बराबर लिया था, लेकिन अब जब आयतन बढ़ गया तो बोतल पर प्रेशर पड़ा जो अंदर से बाहर की तरफ लगेगा और बोतल टूट जाएगी। तो क्या होगा? इसका सही आंसर आपके ऑप्शन है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, पानी गर्म करने पर फैलता है, बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज्यादा होता है, पानी जमने पर फैलता है। बिल्कुल सही। क्या बताया? पानी का आयतन बर्फ के आयतन से कम होता है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहाड़ी पर चढ़ना। एक व्यक्ति पहाड़ी पर, जैसे कोई व्यक्ति चढ़ रहा होता है तो वो आगे की ओर झुक जाता है, जैसे आपने भी देखा होगा। मान लीजिए ये है कोई पहाड़, ठीक है ना। अब क्या होता है, यहाँ से कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, ये है कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, तो वो कुछ झुक जाता है। ऐसा झुकता क्यों है वो आगे की तरफ? ये आपसे पूछा गया। देखो क्या होता है, सभी चीज में एक होता है गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन सेंटर, है ना।
गुरुत्व केंद्र होता है एक। अब ये गुरुत्व केंद्र कैसा होता है, अगर आपका आधार मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है, इस तरह की कोई वस्तु है, अगर गुरुत्व केंद्र यहाँ है और इस पर आपने एक ऐसी लंबवत चीज फेंकी जो कि लाइन खींची अक्ष, जो इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाती है और वो आधार से भी होकर जाती है, तो वस्तु संतुलन की स्थिति में होता है। लेकिन मान लीजिए इसी वस्तु को आपने थोड़ा और घुमा दिया, ये पहली कंडीशन थी, कैसी, फर्स्ट कंडीशन है ये। अब देखो, अब ये है सेकंड कंडीशन आई। ठीक है, इसमें क्या किया आपने, वस्तु को टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा करने के बाद ये रही, इसका गुरुत्व केंद्र था। अब आपने जब इस पर से कोई लाइन खींची गुरुत्व केंद्र से होते हुए, तो वो आधार से नहीं जा रही है। आधार है ये, और आधार से नहीं जा रही, तो आधार से अगर नहीं जाएगी तो वस्तु असंतुलन की स्थिति में आ जाएगी। ये कौन सी कंडीशन है, ये हो जाएगी संतुलन की कंडीशन। और ये वाली कौन सी स्थिति हो जाएगी, असंतुलन की कंडीशन। क्योंकि इसमें जो गुरुत्व केंद्र से आपने अक्ष खींची है, वह आधार से होकर नहीं जा रही, जिस वजह से वस्तु टेढ़ी है और वो गिर जाएगी। और अब जब कोई आदमी झुकता है, अगर व्यक्ति सीधा खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति है जो कि सीधा खड़ा हुआ है, उसका गुरुत्व केंद्र यहाँ है, तो वह, अगर आप यहाँ लाइन खींचोगे तो वह आधार से होकर जा रही है, इस वजह से नहीं गिरेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, इस तरह से कोई व्यक्ति है जो कि चढ़ रहा है ना, इस तरह से ये चढ़ रहा है, तो जरूरी है कि वो झुके, क्योंकि अगर वो झुकेगा नहीं तो इसका जो आधार है इस तरह से रहेगा, चढ़ रहा है तो ऐसा हो जाएगा, है ना, इस तरह से। और चढ़ रहा है तो आधार पीछे की तरफ आएगा, जो कि यहाँ से जाना चाहिए था। ये गुरुत्व अक्ष जो है वो पीछे से चली जाएगी, ये आधार से नहीं जाएगी, जिस वजह से गिर जाएगी। लेकिन अगर वो झुक जाता है, तो ये जो गुरुत्व अक्ष है वह आधार से ही जाती है, और आधार से जाने की वजह से संतुलित हो जाता है, तो व्यक्ति स्वयं को संतुलित करने के लिए झुकता है। ठीक है ना। अब क्या होता है, चढ़ता है एक व्यक्ति, आगे की ओर झुक जाता है, आपको इसके रीजन देने हैं। इसके रीजन क्या है, 187 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, तेज चल सके, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, शक्ति संरक्षण हेतु, फिसलने की संभावना कम हो जाए, किस वजह से होती है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। मैंने आपको बताया ना, संतुलित रहने के लिए, क्योंकि ये वाली कंडीशन, अगर इस कंडीशन में है तो संतुलित है, क्योंकि इसमें गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष आधार से होते हुए जा रही है। लेकिन अगर इस कंडीशन में है, चढ़ रहा है वो, तो गुरुत्व केंद्र से जो अ, अक्ष जाएगी वह आधार से नहीं जा रही, जिस वजह से असंतुलित होकर गिर सकता है, तो आगे की ओर झुक जाएगा। अब यही चीज जब आगे झुक जाएगी, तो जो अक्ष होता है, यही चीज आगे झुक गई इस तरह से, तो ये चीज जो गुरुत्व केंद्र से जो अक्ष, गुरुत्व केंद्र से अक्ष जा रही है, वह आधार से होकर जाएगी, और वह व्यक्ति गिरेगा नहीं। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा होता है। देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हो आप, तब जी का मान कैसा होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है। देखो, जो जी का मान होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। आर क्या होती है, आर होती है त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, प्लानेट की रेडियस है, क्या है, रेडियस। और जी क्या होता है, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, और ये होता है प्लानेट की रेडियस। अब ध्रुवों पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखते हो भूमध्य रेखा पर, है ना, भूमध्य रेखा पर त्रिज्या, और दूसरी तरफ आप देखते हो ध्रुवों पर त्रिज्या। ठीक है ना, दो चीज आप देख रहे हो। भूमध्य रेखा पर जब आप त्रिज्या को देखते हो, तो भूमध्य रेखा पर त्रिज्या ध्रुवों पर त्रिज्या की 42 किलोमीटर कम होती है। ठीक है, यहाँ पर कितनी होगी, 12,712। ठीक है, और यहाँ पर कितनी होगी, 12,756। ठीक है, ये होती है कंडीशन। तो कितनी है, 42 किलोमीटर कम है केंद्र से। समझ में आ रही है बात। तो ये है 42 किलोमीटर कम, 42 किलोमीटर कम होने की वजह से यहाँ पर ध्रुवों पर त्रिज्या कम है, तो जी का मान कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बल गुणनफल है। बल किस चीज का गुणनफल है, हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। एम क्या होता है, एम होता है द्रव्यमान। ठीक है, और ए क्या होता है, ए होता है आपका त्वरण। तो बल किस चीज का गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का। क्या तो द्रव्यमान और वेग का है, नहीं। भार और त्वरण, नहीं, भार नहीं है, भार मतलब तो mg होता है। द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन सी सही है, भार और वेग गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, अगर शून्य की अवस्था है, शून्य की अवस्था मतलब आप ये मान लीजिए कि निर्वात,
शून्य मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वैक्यूम। वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम मतलब निर्वात की बात आपसे की जा रही है, ठीक है। अब निर्वात की अगर आपसे बात की गई है तो निर्वात में क्या होगा, निर्वात में वस्तु का समान वेग से गिरेगी, या फिर समान बल लगेगा, समान गति या समान त्वरण, समान त्वरण, ठीक है। एकदम बिल्कुल समान त्वरण से गिरेगी वस्तु। ओके। अगर आप पृथ्वी पर भी देखो, जहां पर गुरुत्वीय त्वरण मौजूद होता है, अगर आप वायु के घर्षण को नगण्य मान लेते हो तो वस्तु किस तरह से गिरेगी, आप चाहे कितनी भी भारी वस्तु गिराओ, अगर आपने वायु के घर्षण को नगण्य मान लिया, वायु की अनुपस्थिति को आपने नगण्य मान लिया है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जी से ही गिरती है, चाहे कितनी भी भारी वस्तु हो। इसी वजह से त्वरण हमेशा समान रहता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। ये वाला जो क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। देखिए आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 2 पाई इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी, ये होता है आवर्तकाल का फॉर्मूला। अब आपने क्या बोला, अगर यहाँ पर देखो तो जी कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो आवर्तकाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के, ठीक, अंडर रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, जो लड़की थी वो झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर, भाई खड़ा हो गई लड़की, अब खड़ी हो गई। देखो क्या होता है, जैसे ये है झूला, ठीक है, अभी लड़की बढ़िया आराम से बैठी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका गुरुत्व केंद्र है यहाँ, लंबाई है इतनी एल, ठीक है। अब ये ओल्ड कंडीशन है, अब न्यू कंडीशन में क्या हुआ, ये है, अब लड़की खड़ी हो गई, खड़ी होने के पश्चात जो गुरुत्व केंद्र यहाँ था, अब गुरुत्व केंद्र यहाँ पर जो पहली कंडीशन में था, अब गुरुत्व केंद्र पहुंच गया है यहाँ, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, एल माइनस डेल्टा एल, ठीक है, एल माइनस डेल्टा एल, क्योंकि ये डेल्टा एल गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ गया। अब यहाँ पर एल की वैल्यू कम हो गई, एल की वैल्यू अगर कम हो गई तो टी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो अगर खड़ी हो जाती है तो कैसा हो जाएगा, आवर्तकाल, आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 का ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पर लड़की खड़ी हो गई जिस वजह से एल का मान कम तो टी का मान कम। अब आवर्तकाल हो गया कम, आवर्तकाल कम होने का क्या मतलब है, आवर्तकाल कम होने का मतलब है लड़की जो है तेज झूल रही है, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना। अब लड़की तेज झूल रही है, झूला तेज चल रहा है। इसमें एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अभी एक लड़की बैठी है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एक लड़की है जो बैठी हुई है ना, तब आवर्तकाल टी है, एक और लड़की इसके बगल में आकर बैठ जाती है, तब आवर्तकाल कैसा रहेगा, तब भी आवर्तकाल टी रहेगा, ये याद रखना है। क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बराबर साइज की बराबर वजन की लड़की आकर यहाँ पर बैठ गई, बराबर आकार की, इसकी भी हाइट उतनी ही और इसकी भी हाइट उतनी, लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग कैसा हो जाएगा। वस्तु का वेग अगर आपने दुगना किया तो संवेग कैसा हो जाएगा, देखिए संवेग का फॉर्मूला कैसा होता है, P इज इक्वल टू एम वी, एम क्या होता है, एम होता है द्रव्यमान, ठीक, और वी क्या होता है, वी होता है वेग, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर वेग दुगना किया, द्रव्यमान को कुछ नहीं किया, मतलब कि आपने क्वेश्चन के अनुसार द्रव्यमान कैसा है, कांस्टेंट, और वेग कैसा है, वेग कैसा हो गया 2v। तो द्रव्यमान तो कांस्टेंट है तो हम बोल सकते p समानुपाती है v के, तो p1 अपॉन p2 बराबर होगा v1 अपॉन v2, और यहाँ से पुराना v1 क्या था v, और v2 कितना है 2v, ये लिख दिया हमने। अब क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू P2 अपॉन 2, मतलब कि P2 क्या हो जाएगा 2P, ठीक है, मतलब कि दुगना हो जाएगा, संवेग दोगुना हो जाएगा। अब देखो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट करने हैं। जैसे अगर आपने निकाल लिया P समानुपाती V और उन्होंने बोला V दुगना हो गया, तो अगर V दुगना हो गया तो P भी दुगना ही हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट करना है आपको, इतना नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, संवेग दोगुना, संवेग दोगुना कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में सदिश राशि, सदिश राशि कौन सी होती है, सदिश राशि में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, दोनों चीजें होती है। तो वेग, क्या वेग एक सदिश राशि है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग मतलब होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन कैसा होता है, विस्थापन होता है सदिश, है ना, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु, ठीक है। विस्थापन होता है सदिश, लंबाई अदिश राशि है, समय अदिश है और द्रव्यमान भी अदिश है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए,
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति के फर्स्ट लॉ की आपसे बात की जा रही है। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में आपको सेकंड और थर्ड लिखने हैं। ठीक है, आपसे पूछा है न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या था? संवेग संरक्षण का नियम था, गतिशीलता का नियम था, जड़त्व का नियम था, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, अब देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और अगर कोई वस्तु स्थिर है ना, स्थिर है अगर कोई वस्तु, तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो स्थायित्व आ जाता है वस्तु में, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व। वस्तु की विशेष स्थिति होती है, उस कारण से जो स्थायित्व आया उसे हम बोल देते हैं जड़त्व। तो ये कौन सा नियम हो गया? जड़त्व का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दो वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है यहाँ पर सदिश, है ना, वेक्टर मतलब सदिश, जिनका मान अलग अलग है, एक सदिश है आपके पास ए और एक सदिश है बी। अब इनका परिणामी आपसे पूछा गया है, उनकी दिशा अलग होगी, परिणाम शून्य होगा, उनका परिणाम शून्य नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपने माना एक ये है और एक ये, दोनों को आपने माना कि कुछ कोण है, मान लीजिए 60 डिग्री कोण पर है। ठीक, ये ए है और ये बी है, और यहाँ से है इनका परिणामी, मतलब रिजल्टेंट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये वाला घटक कहलाता है कॉस थीटा घटक, और ये वाला घटक कहलाता है साइन थीटा घटक। ठीक है, उन्होंने कहा है अलग है, अगर आप एक को जीरो भी मान लोगे, और जो परिणामी क्या होगा? परिणामी होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है परिणामी। तो रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम माने इसको 90 डिग्री अगर हम मान लेते हैं, क्योंकि हम कितना भी मान सकते हैं, हमने मान लिया 90 डिग्री आसान करने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका परिणाम ही हो जाएगा। अब दोनों अलग अलग है, अगर दोनों अलग अलग हैं, अगर आप एक को शून्य भी मान लो, अगर आपने इसको शून्य भी मान लिया, तब भी परिणामी की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, बी आ रही है। अगर आप बी को शून्य मान लोगे, ठीक है, तो भी परिणामी की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और वो ए आएगी, है ना। अगर आप दोनों को ही शून्य नहीं मानते हो, है ना, मान लीजिए इसको वन मान लिया, इसको टू मान लिया, तब भी परिणामी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी ही आएगी। क्या आएगी? रूट 3। दोनों को आप शून्य समान मान नहीं सकते, तो शून्य आप केवल एक को ही मान सकते हो एक बार में, या तो ए को मान लो या फिर बी को मान लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इतनी कंडीशन हमने समझ ली, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन हमने समझ ली। परिणामी के बारे में ये चीज हमने समझ ली है। अब उन्होंने पूछा है, आपके ऑप्शन है, उनकी दिशा अलग होगी, कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है एक ही डायरेक्शन में हो, ए भी इसी डायरेक्शन में हो और बी भी। मान लीजिए मैं भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ और आप भी लगा रहे हो, है ना, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। उनका परिणामी शून्य होगा? बिल्कुल नहीं, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शून्य तभी होगा जब दोनों वैल्यू शून्य होंगी, ए और बी दोनों शून्य होंगी। जैसे अगर आर है, दो चीजों का योग है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इनका योग है, अगर ये पूरा शून्य करना है तो इन दोनों की वैल्यू भी शून्य होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। उन्होंने पहले ही कहा है अलग अलग है, यहाँ पर बोला उन्होंने अलग है, और अगर उन्होंने बोल दिया है कि अलग है, तो आप दोनों को शून्य कैसे ले सकते हो? ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? अलग है। तो एट अ टाइम, इनका कहने का मतलब है एट अ टाइम, मतलब किसी पॉइंट पर दोनों शून्य नहीं हो सकते, है ना। अगर दोनों शून्य नहीं है तो रिजल्टेंट भी कभी शून्य नहीं होगा, मतलब कभी शून्य नहीं होगा। कौन? आर। ठीक है, तो परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कैसा होगा? देखिए एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कैसा होता है, ये किसने सिद्ध किया था? ये क्वेश्चन आया है आपके एएलपी में ही आया है 2018 में, ठीक है ना, और ये मैंने पहले कवर करवाया है किसी लेक्चर में, तो आप वो देखना। यहाँ पर आपसे पूछा है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना कैसा हो जाएगा? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, क्या होता है बर्फ का गलनांक? बताइए। आंसर ए, कैसा होता है? घट जाता है बर्फ का गलनांक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके। ओके, चलिए अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, नदी से समुद्र में, तो क्या होगा? ऊपर उठ जाती है कुछ दूरी, कुछ ऊपर उठ जाएगी। ये मैंने डिस्कस किया है, किस चीज से संबंधित है ये क्वेश्चन? लवण।
लवण, जिसकी लवणता ज्यादा होगी उसमें सियानता ज्यादा होगी, प्लवन क्षमता ज्यादा होगी, जिस वजह से ऊपर उठ जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन अभी मैंने देखा है, मैं आपके पेपर स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा था कि सेकंड शिफ्ट में आया था एक ये वाला क्वेश्चन, इसी तरह का गतिज ऊर्जा से, कि गतिज ऊर्जा नहीं है। आपको बताना है, चली हुई गोली, गोली चल रही है, चल रही है, चल रही है मतलब गति है, तो गतिज ऊर्जा भी होगी। खींचा हुआ धनुष, खींचा हुआ है, बस आपने खींच लिया, इसमें क्या होगी, केवल पोटेंशियल एनर्जी। चलता हुआ हथौड़ा, चलता हुआ, चल रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी है। बहता हुआ, बह रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक कोई विशेष स्थिति होती है, कोई वस्तु है जिसकी विशेष स्थिति है ना, वस्तु की विशेष स्थिति के कारण ऊर्जा, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब एक जल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है, जब एक चल वस्तु मतलब गतिमान वस्तु है, उसकी गति को आपने दो गुना कर दिया, तो उसकी गति जो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन 2018 एएलपी में आया सेकंड शिफ्ट में, 10 तारीख या 9 तारीख की शिफ्ट है अगस्त की, उसमें आया है ये। कल मैं देख रहा था आपके कुछ पेपर्स, तब पता चला। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम इंटू वी एस, एम होता है द्रव्यमान और वी होता है वेग। अब उन्होंने कहा है वस्तु की गति दोगुनी कर दी, मतलब कि वेग दोगुना कर दिया। एम है, एम तो क्या है, कांस्टेंट है, और इसे क्या कर दिया, दो गुना। तो यहाँ से के समानुपाती भी स्क्वायर आ गया, दो गुना किया भी मतलब दो का स्क्वायर, मतलब कैसा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है के ई डैश, वो 4 गुना हो जाती है, मतलब 4 टाइम्स हो जाती है, ठीक है, कितनी, 4 गुना हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, जब दूध को बिलोया जाता है, बिलोया जाता है का मतलब जब उसे हिलाया जाता है या मथा जाता है, मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, बिल्कुल, इसका क्या कारण है? ऐसा होता है, आपने देखा होगा बर्तन, इसमें दूध भरा रहता है और यहाँ से एक मथनी होती है जिससे हम दूध को मथते हैं, और वहां से फिर क्या होता है, मक्खन जो होता है दूर यहाँ यहाँ जमा हो जाता है दीवालों के पास, ठीक है, यहाँ जमा हो जाएगा मक्खन। इस क्रिया को क्या कहते हैं, और ये किस वजह से हुई है, ये आपसे पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण नहीं, घर्षण बल नहीं, केंद्रापसारी, केंद्रापसारी मतलब अभिसारी बल, अपसारी बल के बारे में पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही। ऊष्मा नहीं, अपसारी बल क्या होता है, केंद्र से दूर, ये है केंद्र, केंद्र से दूर, है ना, केंद्र से दूर, ये कौन सा बल होता है, ये होता है अपसारी बल, ठीक है। और एक और बल होता है, कौन सा बल, जो केंद्र की ओर होता है, कैसा, केंद्र की ओर, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अभिसारी बल, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केंद्र अभिसारी बल। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लेक्चर में बने रहिए और आगे लेक्चर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो। बाकी कल मिलते हैं इसी समय पर, थैंक यू।